आज का टॉपिक है मनी एंड क्रेडिट्स। हमने चैप्टर 3 पर पहुंच गए। पहले हमने फर्स्ट चैप्टर 1 कंप्लीट कर लिया व्हिच इज आवर डेवलपमेंट। सेकंड चैप्टर व्हिच इज आवर सेक्टर्स इन इंडियन इकोनॉमी। आज का थर्ड टॉपिक है आपका डेवलपमेंट, सॉरी मनी एंड क्रेडिट। मनी एंड क्रेडिट एक्चुअल में दो पार्ट में हमको पढ़ना है। मनी क्या है और क्रेडिट क्या है। क्रेडिट क्या है वो हम दो हिस्सों में पढ़ेंगे चैप्टर को, ठीक है। तो पहला इंट्रोडक्शन से चालू करते हैं। मनी इज अ सेंट्रल पिलर इन आवर लाइव्स, essential for both meeting daily needs and fulfilling our desires। अब मनी को क्या होता है बेटा, एक इंपॉर्टेंट ऑर्गन की तरह हमारे इकोनॉमी में काम कर रहा है। अगर वो नहीं है, अगर मनी को आपने एक बार से छोड़ दिया जाए, दिमाग से निकाल दो कि मनी नहीं है, तो बेटा हमारे ट्रांजैक्शन चलेंगे क्या, हम कुछ खरीद पाएंगे, बेच पाएंगे क्या, हम अपने रेगुलर लाइफ प्रॉपर तरीके से मेंटेन भी नहीं कर पाएंगे अभी जो मनी है, ठीक है। essential for both meeting daily needs and fulfilling our desire। इसके लिए मनी जरूरी है। पहले क्या होता था, if often serve as a solution money challenges faced in the broader economic context, money perform the three crucial functions। अब मनी के फंक्शंस क्या है पहले वो देख लेते हैं। मनी के फंक्शन से पहले मीडियम ऑफ एक्सचेंज। मीडियम ऑफ एक्सचेंज यानी कुछ भी हम खरीद रहे या बेच रहे, कुछ भी हम खरीद रहे वो बेच रहे, तो वो एक्सचेंज हो रहा है। क्या हो रहा है बेटा, हम किसी से कुछ खरीद रहे तो मेरे पास कुछ चीज आ रही है, मैं किसी को कुछ बेच रहा हूं तो मेरे से चीज किसी को जा रही है, तो एक्सचेंज हो रही है चीजें, ठीक है। तो ये एक्सचेंज करने के लिए हमें मनी चाहिए। इसको हम ट्रांजैक्शन भी बोलते हैं, व्यवहार भी बोलते हैं, ठीक है। उसके बाद है यूनिट ऑफ अकाउंट, प्रोवाइड्स अ कॉमन मेजर्स फॉर वैल्यूइंग गुड्स एंड सर्विसेज। अब भैया हम कुछ खरीद रहे तो वस्तु की कीमत भी तो कुछ होना चाहिए। अब ये यूनिट ऑफ अकाउंट है बेटा, मैं कुछ चीज खरीदूंगा, अब मुझे उसकी कुछ प्राइस भी देना पड़ेगा, पर उसकी प्राइस एक्चुअल में उसकी प्राइस कैसे गिनेंगे हम, अगर मनी नहीं रहा तो मैं कैसे पता करूंगा उसको 10 रुपए देना है, 20 रुपए देना है या कितने रुपए देना है, अगर मनी नहीं है तो ये यूनिट भी है गिनने का, ठीक है। यूनिट ऑफ अकाउंट प्रोवाइड्स अ कॉमन मेजर फॉर फॉलोइंग गुड्स एंड सर्विसेज। सेम विद सर्विसेज, अगर मैं कोई डॉक्टर के पास जा रहा हूं अपने ट्रीटमेंट के लिए, अगर मुझे ट्रीटमेंट के लिए कुछ पैसा देना है तो मैं डॉक्टर को क्या बोलूंगा, वो तो बोलेगा, डॉक्टर बोलेगा कि मैं 50 रुपए, मैं बोला काय के 50 रुपए, तूने मेरे को कुछ दिया थोड़ी है, कुछ दिया नहीं है तो मैं क्या कर दूं, ऐसा बोलोगे क्या बेटा। सर्विसेज कभी भी क्या रहती है, इंटेंजिबल रहते हैं। इंटेंजिबल का मतलब होता है, इंटेंजिबल का मतलब होता है हम उसको छू नहीं सकते, देख नहीं सकते। गुड्स आर टेंजिबल, जिसको हम छू सकते हैं, देख सकते हैं। सर्विसेज आर इंटेंजिबल, उसको छू नहीं सकते, देख नहीं सकते, बट एक्चुअल में उसको भी हमें पेड करना पड़ता है। तो इसके लिए भी हमें यूनिट ऑफ अकाउंट्स के लिए भी मनी जरूरी है। नेक्स्ट, स्टोर ऑफ वैल्यू, मेंटेन परचेसिंग पावर ओवर टाइम। अगर हम हमने वीट की बात करें, वीट इज अ पेरिशेबल गुड। पेरिशेबल गुड यानी कुछ दिनों के बाद वो खराब हो जाएगा, ठीक है। अगर स्टोर कर करके जितना करेंगे, 1 साल भी करेंगे, 2 साल भी करेंगे, कुछ लिमिट बाद वो खराब होने के चांसेस बहुत ज्यादा है। बट मनी के केस में ऐसा नहीं है। मनी क्या है, लॉन्ग टर्म के लिए भी आप सेव कर सकते हो, ठीक है। लॉन्ग टर्म के लिए आप सेव कर सकते हो। स्टोर ऑफ वैल्यू, मेंटेन परचेसिंग पावर ओवर टाइम, ज्यादा पीरियड के लिए भी आप इसको स्टोर कर सकते हो। 3 काम याद रख लेना, और भी इसके फंक्शन से हम देखेंगे धीरे धीरे। पहला है मीडियम ऑफ एक्सचेंज, दूसरा है यूनिट ऑफ अकाउंट, और तीसरा है स्टोर ऑफ वैल्यू, ठीक है। चलो अब ये तो मनी की बात होगी। अब बढ़िया क्रेडिट क्या होता है। ऑन द अदर हैंड इज इक्वली वाइटल बाय इनेबलिंग बोरोइंग एंड लेंडिंग। क्रेडिट ड्राइव्स इकोनॉमिक एक्टिविटी एंड फॉस्टर ग्रोथ। अब क्रेडिट क्या होता है, आप सिंपल टर्म्स में बोलो लोन, लोन, ठीक है। अगर मैं डे टू डे लैंग्वेज में क्रेडिट को एक्सप्लेन, वैसे क्रेडिट का मतलब उससे कहीं बड़ा होता है, पर अभी के लिए समझो क्रेडिट का मतलब है लोन। लोन क्या, किसी कोई बोरो करेगा, कोई लेंड करेगा, कोई उधार देगा, कोई उधार लेगा, तो वो वाला सिस्टम होता है हमारा क्रेडिट। अब इसको ब्रॉडर एस्पेक्ट में हमें नेशनल लेवल पर सोचना है तो हमारा इसमें बैंक का रोल आ जाता है, ठीक है। ऑर्गेनाइज अनऑर्गेनाइज सेक्टर का, ऑर्गेनाइज अनऑर्गेनाइज सेक्टर नहीं बोलेंगे, फॉर्मल और इनफॉर्मल सेक्टर का रोल आ जाता है यहाँ पे, ठीक है। बहुत सारी चीजें हमें इस टॉपिक में पढ़ना है। और कितने टाइप के क्रेडिट रहते हैं, बैंक कैसे क्रेडिट देता है, क्या प्रोसेस रहती है बैंक की क्रेडिट देने की, ठीक है। बैंक का व्यवहार कैसे चलता है, बैंक को सुपरवाइज कौन करता है, गवर्नमेंट का क्या रोल है इसमें, मनी में गवर्नमेंट का क्या रोल है, ये सब इस चैप्टर में हमको पढ़ना है। और ध्यान देना बेटा, ये चैप्टर बहुत इजी है, बहुत इजी है, बट इसके आंसर्स लिखते हुए गड़बड़ मत कर देना। मैं क्या बता रहा हूँ इसमें थोड़ा टेक्निकल चीजों में आपको लेके जाऊंगा। चलो, मनी एज अ मीडियम ऑफ एक्सचेंज, पहला हमने देखा था बेटा, पहला पॉइंट मनी का जरूरत क्यों है, मीडियम ऑफ एक्सचेंज। पहले की बहुत ट्रेडिशनल, पहले से ही मनी थोड़ी था, हम जब से इंसानियत चालू हुई तब से मनी है क्या,
तब हमारे वेरी गुड बेटा, तब हमारे पास बार्टर सिस्टम था। बार्टर यानी बेटा एक्सचेंज ऑफ गुड्स, ठीक है भाई। मेरे को अगर कुछ खरीदना है, मेरे को आपसे 2 किलो प्याज खरीदने हैं, तो शायद वो बोलेगा मेरे को उस बिहाफ पर मेरे को 3 जोड़ी कपड़े दे दे तू। सिलाई वाले के पास जाएगा, बोलेगा ये मेरे 2 किलो प्याज ले ले, ठीक है, तेरे 2 जोड़ी 3 जोड़ी कपड़े मुझे दे दे। तो ये जो हिसाब चलता था, ठीक है, या फिर मेरे को गेहूं के बदले ज्वारी, बाजरा या फिर चावल, ठीक है, इस तरह से चलता था। ये फूड के बदले वो फूड, ये क्लोथ के बदले वो क्लोथ, ठीक है, समझ में आ रहा है, मटके के बदले में कुछ और, तो इस तरह के सिस्टम चलता था। बट आप खुद सोचो, ये जेन्युइन तरीके होगा क्या बार्टर सिस्टम अभी हम चालू करें तो जेन्युइन तरीका होगा क्या एक्सचेंज का? नहीं। तो इसमें कुछ ड्रॉबैक्स थे, लिमिटेशंस थे। अब इसमें क्या प्रॉब्लम्स थी वो हम यहाँ पे देखेंगे। पहले एक बार अच्छे से देख लेते हैं बार्टर सिस्टम क्या होता है। Everyone prefer receive payments in money. It can be easily exchanged for commodity or services they need. This flexibility allow individuals to use money to purchase exactly what they want. मनी का रोल क्या आ गया था, मैंने अभी बताया था, इजीली एक्सचेंज होता है, इजीली एक्सचेंज होता है। वहां पे ऐसा नहीं है कि भैया इंडिया में तो भी अगर गवर्नमेंट ऑथराइज्ड मनी है तो भैया इजीली आप भी लोगे मैं भी लूंगा, आप मना नहीं कर सकते हो चीज के लिए, ठीक है, मना नहीं कर सकते हो। बट यही चीज बार्टर सिस्टम में अब मैं बोलूंगा आपको रिक्वायरमेंट ही नहीं है। जैसे मैं तो चावल बेच रहा हूं, पर आपको चावल की रिक्वायरमेंट नहीं है, आपको गेहूं की रिक्वायरमेंट है, तो आप चावल लोगे क्या मुझसे? नहीं लोगे। तो ये इजीली एक्सचेंज नहीं होता है बार्टर सिस्टम में, पर मनी के केस में इजीली एक्सचेंज होता है। समझ में आ रहा है? दूसरा है द फ्लेक्सिबिलिटी। यहाँ पे फ्लेक्सिबिलिटी बहुत ज्यादा है, बहुत ज्यादा रेशो में हम मनी एक्सचेंज कर सकते हैं, बहुत ज्यादा रेशो में के साथ साथ बहुत ज्यादा जगह पर एक्सचेंज कर सकते हैं। वहां पर ऐसा नहीं है बार्टर सिस्टम में। अब मेरे को 10 घोड़े खरीदने हैं, तो 10 घोड़े का मैं वैल्यूएशन कैसा करूं? 10 घोड़े खरीदे, मेरे को 2 किलो चावल मिल जाएंगे क्या? पॉसिबल ही नहीं है ना, ये फ्लेक्सिबिलिटी वाला कॉन्सेप्ट ही नहीं है, ठीक है। बार्टर सिस्टम इन द अर्ली पीरियड्स व्हेन द यूज ऑफ मनी वाज नॉट प्रोमिनेंट, पीपल हैड अडॉप्टेड अ सिंपल एंड कन्वीनिएंट सिस्टम वेयर दे एक्सचेंज गुड्स फॉर other types of good. This was known as a barter system. ने गुड एक्सचेंज होता है other type of goods के लिए, तो उसको हम barter system बोलेंगे। Suppose someone has surplus vegetables needs wheat in exchange, they could find a who has surplus wheat and needs vegetable. अब यहाँ पे 2 वर्ड याद रख लेना, एक सरप्लस होता है, यहाँ पे डिफिसिट होता है। हमेशा इकोनॉमिक में 2 वर्ड आपको काम में आएंगे। सरप्लस का मीनिंग ज्यादा, अगर एक्स्ट्रा है ज्यादा, किसी के पास कोई चीज एक्स्ट्रा है तो उसके पास वो चीज सरप्लस है। डिफिसिट का मीनिंग कम, अगर किसी के पास कोई चीज कम है तो उसके पास वो डिफिसिट है। हमेशा इकोनॉमी में ये 2 टर्म्स याद रखना, सरप्लस यानी एक्स्ट्रा, डिफिसिट यानी बहुत कम, उसके पास जो रिक्वायरमेंट है उससे कम। समझ में आ रहा है? अगर क्या होता है बेटा, किसी के पास कोई चीज सरप्लस है तो क्या करेगा, मेरे पास ज्यादा है तो मैं किसी को बेचूंगा या दूंगा, और किसी का डिफिसिट है तो क्या करेगा, मेरे पास कम है तो मैं लूंगा। तो ये 2 वर्ड में आप खेल सकते हो, ठीक है। नेक्स्ट, डबल कोइंसिडेंस ऑफ वांट। अब ये इसको टर्मिनोलॉजी का एक्सप्लेन करने के लिए पेपर में आता है। डिफाइन डबल कोइंसिडेंस ऑफ वांट, ये वर्ड थोड़ा ध्यान से समझ लेना, इसमें थोड़ा बच्चे कंफ्यूज हो सकते हैं। The major feature or rather drawbacks of the barter system was double coincidence of want. It is used to be to find a person who could fulfill the coincidence of want. Moreover, it was impractical, difficult carry out good barter, the restricted. चलो यहाँ पे डेफिनेशन प्रॉपर लिखी नहीं है, मैं प्रॉपर बताता हूँ। डबल कोइंसिडेंस ऑफ वांट क्या होता है बेटा? डबल कोइंसिडेंस ऑफ वांट होता है एक व्यक्ति की सेल करने की डिजायर, अगर मैं कुछ सेल करना चाहता हूँ, मेरे कुछ बेचने की डिजायर है, वो दूसरे व्यक्ति की बाय करने के डिजायर से मैच होना चाहिए, कोइंसिडेंस होना चाहिए इस चीजों में। समझ में आ रहा है क्या? मैं कुछ सेल करना चाहता हूँ, ये मैं कुछ सेल करना चाहता हूँ और आप वही चीज बाय करना चाहते हैं, इसमें क्या होना चाहिए बेटा? कोइंसिडेंस होना चाहिए। अगर ऐसा नहीं होगा तो बार्टर सिस्टम काम नहीं करेगा। समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ? डबल यानी 2 लोग, कोइंसिडेंस यानी मैच होना, ठीक है, मैच होना तो होना चाहिए। और क्या कोइंसिडेंस मैच होना चाहिए? एक कोई व्यक्ति सेल करेगा, दूसरा वही व्यक्ति क्या करे, दूसरा व्यक्ति वही चीज क्या करेगा? बाय करेगा। तो ये जो कोइंसिडेंस है वो मैच होना चाहिए, इसको बोलते हैं डबल कोइंसिडेंस ऑफ वांट। समझ में आ रहा है? अब इसको समझेंगे कैसे। अगर समझ लो मैं 10 किलो आलू बेचना चाहता हूँ यहाँ पे, ठीक है, 10 किलो आलू बेचना चाहता हूँ, बट
किसी के घर में आलू खाते ही नहीं है, किसी के घर में आलू खाते ही नहीं है, या फिर मैं 10 किलो मीट बेचना चाहता हूँ, इंश्योर समझ लो, ये बहुत अच्छा एग्जांपल रहेगा। मैं मीट बेच रहा हूँ, 10 किलो मीट बेच रहा हूँ, मैं तो बेचने के लिए तैयार हूँ, ठीक है, मेरी डिजायर है कि मैं 10 किलो मीट आज मेरे को बेचना है, पर मैं 10 लोगों के पास गया, 10 लोगों ने भी मीट खरीदना या खाना भी बंद कर दिया है, ठीक है, तो फिर वो लोग क्या करेंगे, मेरी डिजायर से मैच हो पाएंगे क्या? नहीं। तो बेटा यही होता है डबल कोइंसिडेंस ऑफ वांट, मैच होनी चाहिए किस चीज के लिए? बार्टर सिस्टम के लिए। समझ में आ रहा है क्या डबल कोइंसिडेंस? किसी को अभी तक नहीं समझा तो बताओ, एक बार पॉज करो। यहाँ पे क्या होगा, डबल कोइंसिडेंस ऑफ वांट्स में क्या होगा बेटा, एक बार ध्यान रख लेना एक लाइन को, व्हाट अ पर्सन डिजायर टू सेल इज एग्जैक्टली व्हाट द अदर विशेस टू बाय। भैया कोई पर्सन कुछ सेल करने की डिजायर होगी और कोई पर्सन को वही चीज बाय करने की डिजायर होगी, ये तो होता ही है, ठीक है, मैं कुछ सेल करूंगा और सामने वाला वही चीज बाय करेगा, ये दोनों चीजें मैच होनी चाहिए, दोनों में चीजों में कोइंसिडेंस होना चाहिए, तो इसको बोलते हैं डबल कोइंसिडेंस, ठीक है, डबल कोइंसिडेंस ऑफ वांट्स, एक की डिजायर होगी सेल करने की, दूसरी वही चीज डिजायर होगी बाय करने की, तो ये मैच होना चाहिए। और दूसरा है बोथ पार्टीज हैव टू एग्री सेल एंड बाय ईच अदर कमोडिटीज। अब बोथ जितने ऑब्वियसली दो पार्टी रहेगी, एक बायर रहेगा एक सेलर रहेगा, दोनों भी पार्टीज के क्या रहेंगे, कमोडिटीज बाय और सेल करने की क्या होंगे, बाय और सेल करने के लिए एक दूसरे के साथ क्या होंगे, एग्री होंगे, तो ये भी होता है डबल कोइंसिडेंस ऑफ वांट्स। कमोडिटीज यानी थिंग्स, हाँ कमोडिटीज यानी थिंग्स गुड्स हम बोल सकते हैं इसमें, ठीक है, चलो यहां तक समझा। ए और बी के केस में आई वांट प्रोडक्ट ई, आई वांट प्रोडक्ट वाई, अगर ऐसा रहेगा तो यहाँ पे बार्टर सिस्टम आपका फेल हो जाएगा। अगर ये प्रोडक्ट ई बेचना चाहता है तो इसको प्रोडक्ट ई खरीदने की इच्छा होनी चाहिए, तो ये बार्टर सिस्टम अप्लाई कर सकते हैं। चलो क्वेश्चन टाइम आ गया, बताओ जल्दी से, व्हाट वाज द मेजर ड्रॉबैक ऑफ द बार्टर सिस्टम, जल्दी से। difficult to find the person who can fulfill the quotas. Okay, heavy goods were impractical and difficult to carry. तीसरा है limited economic activity, चौथा है surplus vegetable were difficult to find. हाँ ये होगा difficult to find a person who can fulfill the coincidence of want, यानी यहाँ पे double coincidence of wants fulfill होना चाहिए, ठीक है, यही है हमारा आंसर। नेक्स्ट मॉडर्न फॉर्म्स ऑफ मनी, अभी आज मनी कैसा चल रहा है वो ध्यान दे देना, अभी हमारे रिसेंट ईरा में मनी का क्या रोल है, कौन सी मनी है वो भी हम देखेंगे। आपके सिलेबस में इतना कवरेज नहीं दिया रिसेंट ईरा के बारे में, सिर्फ मनी के एज अ करेंसी दिया है, वो हम पढ़ेंगे। करेंसी, करेंसी क्या होती है, पेपर नोट्स एंड कॉइन आर द मॉडर्न फॉर्म ऑफ करेंसी। अभी हमारे इसमें क्या चल रहा है बेटा, एज अ पेपर नोट्स चल रहा है, देखा ना 10 रुपए की नोट, 50 रुपए, 500 की नोट्स, 2000 की नोट्स बंद हो गई जो भी अभी, तो ये सब पेपर नोट्स है और उसके साथ कॉइंस भी चल रहे हैं, मिंटेड कॉइन भी चल रहे हैं, ठीक है। इन इंडिया द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया इशू करेंसी नोट्स ऑन बिहाफ ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट। यहाँ पे एक एक्सेप्शन है, पेपर में आपको दिया है कि पता नहीं, बुक में मैं बता देता हूँ, हमारी करेंसी कौन इशू करती है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया करती है, किसके बिहाफ में, सेंट्रल गवर्नमेंट के बिहाफ में, ये सेंट्रल गवर्नमेंट के बिहाफ में करेंसी इशू करती है, सब करेंसी करती है एक्सेप्ट, यहाँ पे एक एक्सेप्शन है, रुपीज 1 रुपीज नोट नहीं, जो 1 रुपए का नोट एंड कॉइंस रिजर्व बैंक इशू नहीं करती है, ठीक है, एक्सेप्शन है, 1 रुपए का नोट और कॉइंस रिजर्व बैंक इशू नहीं करते हैं, बाकी के सब रुपीस के नोट्स 2 रुपए से कितने भी बड़े डिनोमिनेशन तक नोट्स रहेंगे वो सब कौन इशू करेंगे, रिजर्व बैंक। सिर्फ 1 रुपए का नोट और कॉइन कौन, आरबीआई इशू नहीं करता है, वो फाइनेंस मिनिस्ट्री इशू करती है। समझ में आ रहा है, लिख लेना ये पॉइंट। नहीं करती, क्यों नहीं करती, ऐसा कुछ नहीं, रूल्स रेगुलेशन है वो बने हुए हैं, हम अपने हिसाब से नहीं बोल सकते कि क्यों नहीं करते हो, करना चाहिए तेरे को, करना चाहिए तेरा काम, ऐसा नहीं, इट्स अ रूल्स एंड रेगुलेशन, ये फाइनेंस मिनिस्ट्री करती है। यहाँ पे एक्सेप्शन लिख लेना, अच्छा इंपैक्ट जाता है, ठीक है। All currencies issued by RBI on behalf of central government except 1 rupees notes and coins. ठीक। No other individual or organization is allowed to issue currency. RBI के अलावा कोई भी बैंक, कोई भी दूसरा ऑर्गेनाइजेशन, चाहे वर्ल्ड बैंक क्यों ना आ जाए, चाहे वर्ल्ड बैंक क्यों ना आ जाए, कोई भी वर्ल्ड बैंक क्यों ना आ जाए, कोई भी करेंसी इज वाइडली एक्सेप्टेड एज अ मीडियम ऑफ एक्सचेंज इन इंडिया। अब भैया हमारे इंडियन क्या है, रुपी है, जैसे यूएसए में क्या है, डॉलर है, यूरोप में क्या है, यूरो है, समझ में आ रहा है ना, साउथ अफ्रीका में क्या है, रैंड है, बरोबर है, साउथ अफ्रीका रैंड है, जापान में येन है, ठीक है, हाँ जापान में येन है, चाइनीज का क्या है, युआन, ये सब करेंसी के नेम है। श्रीलंका में भी श्रीलंका रुपी चलता है, बांग्लादेश में बांग्लादेश रुपी, पाकिस्तान में पाकिस्तान रुपी है वो भी, ठीक है, पर उनका अलग रुपी है, उनका डिनोमिनेशन हमसे मैच नहीं होता है, वो अलग थोड़ा रुपी है,
ठीक है, यहाँ पे याद रखो हमारे इंडिया में रुपी चलता है, रुपी इज वाइडली एक्सेप्टेड एज अ मीडियम ऑफ एक्सचेंज इन इंडिया। अगर मैं आउटसाइड ऑफ इंडिया जाऊं तो अब मैं बोलूंगा भाई यूएसए में जाकर भाई ये ले 10 रुपए मेरे को कुछ चिप्स का पैकेट दे, भाई तू बोलेगा अपने पास रखे 10 रुपए। आइदर वो कहां पे कैसे में डील करेंगे, उनके कंट्री के करेंसी में, उनकी कंट्री की करेंसी क्या है, डॉलर है, तो आपको रुपीस को पहले कन्वर्ट करना पड़ेगा किसमें, डॉलर में, और तब आप चीजें खरीद सकते हो। ठीक है, तो हाँ कुछ कंट्री तो लेती है ना इंडियन रुपीस भी।